ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ आयुष्कामीयम। आयुष्कामी अध्याय में शुरुआत में मंगलाचरण है। मंगलाचरण में यह बताया गया है कि रोग जो है वो शारीर और मानस दोनों जगह पर उत्पन्न होते हैं, और शारीर दोषों का और मानस रोगों का संबंध भी बताया गया है, साइकोसोमैटिक रिलेशंस। फिर आयुर्वेद के प्रयोजन पे वो आए हैं। आयुर्वेद के प्रयोजन का बेसिक आयु कामय माने ना धर्मार्थ सुख साधनम, मतलब आयुर्वेद के जो शास्त्र में जो भी पुरुषार्थ बताए हैं वो पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद है। इसमें दो प्रकार के सुखों का वर्णन है, एक भौतिक सुख और एक आत्यंतिक सुख। मतलब आयुर्वेद सिर्फ भौतिक सुख के लिए ही नहीं है, शारीरिक सुख के लिए ही नहीं है, लेकिन मोक्ष जैसे आत्यंतिक सुख, मतलब नित्य वाले जो जन्म मरण के साइकिल से मुक्त करने के लिए भी आयुर्वेद का उपयोग उन्होंने कहा है। फिर आयुर्वेद का अवतरण आता है। आयुर्वेद के अवतरण में हमने देखा कि आयुषो वेदम, आयुर्वेदम, आयुष का ज्ञान, आयुष्य का ज्ञान, लाइफ का ज्ञान जहां पर जिस शास्त्र में दिया है वह आयुर्वेद है। ये ब्रह्मा स्मृतो, ब्रह्मा को सबसे पहले याद आया, ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम, ब्रह्मा को सबसे पहले याद आया। उन्होंने अपने बेटे को दिया, दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने बोला मैं इसका क्या करूंगा, तो उन्होंने जो देवों के वैद्य थे अश्विनी कुमार, उनको दे दिया। अश्विनी कुमार ने अत्रिपुत्र पुनर्वसु अत्रेय को दे दिया। यहाँ पर एक और है शायद, इंद्र को भी दिया। इंद्र ने फिर अत्रिपुत्र पुनर्वसु को दिया, और पुनर्वसु ने अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्य कौन कौन से थे? अग्निवेश, हारित, पराशर, क्षारपाणी, भेल और जतुकर्ण। फिर इन 6 लोगों ने अपने अपने तंत्र बनाए। इन 6 लोगों ने अपने अपनी पुस्तकें लिखी या अपने अपने तंत्र बनाए। उस जमाने में पुस्तकें लिखा, मतलब देयर वाज नो प्रिंटिंग, तो पुस्तकें लिखने का सवाल नहीं आता था। उन्होंने अपने अपने तंत्र बनाए, मतलब अपने अपने तरह से उसको विकसित किया, डेवलप किया। अष्टांग हृदय का स्वरूप, अष्टांग हृदय का स्वरूप में उन्होंने बताया है कि अष्टांग हृदय अच्छा क्यों है। अष्टांग हृदय अच्छा इसलिए है कि इन विभिन्न तंत्रों का, अग्निवेश, हारित, पराशर, क्षारपाणी, भेल, जतुकर्ण, इनके अलग अलग तंत्रों का उन्होंने सार किया। सार किया मतलब नोट्स निकाले। इंडिविजुअल तंत्र पढ़ना मुश्किल था, तो इन सभी तंत्रों का उन्होंने सार किया और ऐसे प्रेजेंट किया कि ज्यादा संक्षेप में भी नहीं है, नॉट इन वेरी फ्यू वर्ड्स, नॉट इन वेरी डिटेल। तो इसीलिए अष्टांग हृदय ज्यादा माना जाता है, बिकॉज इट इज अ सार ऑफ ऑल दीज तंत्र, और न अति संक्षेप न अति विस्तार। आयुर्वेद के 8 अंग इस अध्याय में बताए गए हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, काय चिकित्सा जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा पेडियाट्रिक्स, गृह चिकित्सा साइकोलॉजी यू कैन से, और साइकेट्री, ऊर्ध्वांग चिकित्सा दैट इज ईएनटी, शल्य चिकित्सा जनरल सर्जरी, दंष्ट्रा चिकित्सा टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड टू टॉक्सिन्स एंड अलग अलग प्रकार के विष, जरा चिकित्सा जेरिएट्री, जेरिएट्री, एंड वृष चिकित्सा इज सेक्सोलॉजी। सो काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रंष्ट्रा जरा वृषान अष्टौ अंगानी, 8 प्रकार के अंग, चिकित्सा येषु संस्कृता। चिकित्सा को इन 8 प्रकार के अंगों में बांटा गया, या इस 8 प्रकार के अंगों में चिकित्सा समाई है। फिर उन्होंने त्रिदोष का वर्णन किया, त्रिदोषों के नाम बताए, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषाः समासतः, मतलब वात, पित्त और कफ, ये 3 शरीर में दोष होते हैं। प्रत्येकम ते त्रिधा वृद्धि क्षय साम्य विभेदतः, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, या तो वृद्धि अपने नॉर्मल से, साम्यावस्था मतलब नॉर्मल, वृद्धि अपने नॉर्मल से ज्यादा फंक्शन या ज्यादा होना, क्षय मतलब अपने नॉर्मल से कम फंक्शन या कम होना। दोषों के अंशांश कल्पना बताई, उत्कृष्ट, मध्य, अल्पतया, वृद्धि, क्षयादपि, मतलब वृद्धि जो है और क्षय जो है,
इनकी फिर से 3 अवस्था बताई, उत्कृष्ट, मध्य और अल्प। उत्कृष्ट अवस्था मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि या बहुत ज्यादा क्षय। मध्य मतलब थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम। और अल्प मतलब बहुत ही कम वृद्धि या बहुत ही कम क्षय। तो टोटल जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं दोष की, दोष के पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो 2 प्रकार के, वृद्धि और क्षय। साम्य इज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: उत्कृष्ट वृद्धि, मध्य वृद्धि और अल्प वृद्धि। उत्कृष्ट वृद्धि, मध्य वृद्धि और अल्प वृद्धि। सिमिलरली क्षय कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय और अल्प क्षय। तो let us understand this with I will take questions, don't worry. Wagbard's genealogical tree is important, but maybe for MD entrance exam. Shloka of linealogy, no, not important. Shloka of linealogy is not important. Okay, so this is the साम्यावस्था। इसके थोड़ा सा ऊपर अल्प वृद्धि, थोड़ा सा नीचे अल्प क्षय। बहुत ज्यादा वृद्धि उत्कृष्ट वृद्धि, बहुत ज्यादा क्षय उत्कृष्ट क्षय, और मध्य वृद्धि मीडियम और मध्य क्षय मीडियम। सो दिस इज द अंशांश कल्पना। ये जो है ये पूरा तीनों जो है वो क्षय ही है, तीनों क्षय ही है, लेकिन दीज आर गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट वाला जो कंपैरिजन है वो इस अंशांश कल्पना में आता है। अब ये अंशांश कल्पना को हम समझेंगे कैसे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि, बिकॉज वी डोंट नो, देयर आर नो लेवल्स। इसमें ऐसा तो है नहीं कि 100 मतलब बेस्ट और 0 मतलब वर्स्ट। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड अंशांश कल्पना? अंशांश कल्पना समझने का एक बहुत बढ़िया ये है, वात के कर्म बताए हैं तो उसमें से कितने कर्मों में वृद्धि हुई है या कितने कर्मों में क्षय हुआ है, ये देख के आप समझ सकते हो कि ये मध्य वृद्धि है, उत्कृष्ट वृद्धि है या अल्प वृद्धि है। जैसे वात के 10 कर्म बताए हैं तो 10 में से 8 कर्मों में अगर वृद्धि दिखे तो ये उत्कृष्ट वृद्धि है, या 10 में से 10 में दिखे तो उत्कृष्ट वृद्धि है, 10 में से 3 या 4 या 5 में दिखे तो मध्य वृद्धि है, और 1 या 2 में दिखे तो अल्प वृद्धि है। सिमिलरली ऐसे ही अगर 10 के 10 कर्मों में क्षय दिखे तो ये उत्कृष्ट क्षय है। मध्य क्षय मतलब 3 या 4 या 5 कर्मों में क्षय हो तो मध्य क्षय है, और 1 या 2 कर्मों में क्षय है तो अल्प क्षय है। दोषों के कार्य उन्होंने बताए, विकृता विकृत देहम घ्नन्ति वर्तयन्ति च, मतलब देह को धारण करना, और देह का घनन करना मतलब नाश करना। देह का वर्तयन मतलब आगे बढ़ाना देह को, और देह को पीछे खींचना या देह को नाश करना, ये दोनों काम जो है वो दोषों के कार्य हैं। दोषों के स्थान उन्होंने बता दिए, ते व्यापिनो अपि रुत नाभि उर अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया। हृदय और नाभि का एक पार्ट बना दिया, हृदय और नाभि के ऊपर कफ, हृदय और नाभि के बीच पित्त, और नाभि से नीचे वात। तो दोषों के उन्होंने स्थान भी बता दिए, फिर दोषों के काल बता दिए। वय अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य मध्य आदिगा क्रमात्। वय में बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था और वृद्धावस्था। अहोरात्र मतलब सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय, शाम का समय, उसके बाद रात का समय, देर रात का समय और सुबह उठने का समय।
तो हर 12-12 घंटे को उन्होंने 4-4 घंटे में डिवाइड कर दिया। सुबह के 12 घंटे के 3 टुकड़े, रात के 12 घंटे के 3 टुकड़े। अब इन टुकड़ों को, और भुक्तानाम खाने के बाद, तो इन टुकड़ों को उन्होंने अंत्य, मध्य और आदि क्रम से डाल दिया। मतलब वात जो है वो अंत्य में, शाम में या भले सबेर में, भोर में। कफ जो है वो आदि मतलब दिन की शुरुआत में, और रात की शुरुआत में। और मध्य मतलब दिन के मध्य में और रात के मध्य में। ऐसे उन्होंने 3 काल, वय, अहोरात्र और भुक्त, खाने के तुरंत बाद, खाने के पचने के समय और खाना एब्जॉर्ब होने के समय, ऐसे 3 अलग अलग काल बता दिए उन्होंने, जिसमें दोषों का प्राबल्य होता है। प्राबल्य, प्राबल्य मतलब नेचुरली बलवान होते हैं, वो नेचुरली बलवान होते हैं, या उनका कार्य जो है वो ज्यादा दिखता है। फिर अग्नि बता दिए उन्होंने दोषों के, 3 अग्नियां, विषम तैर भवेत, विषम तीक्ष्णो, मंदश्च अग्नि समय ही समाहा। तो तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि, ये 3 दोषों के 3, विषम, तीक्ष्ण और मंद, 3 दोषों के 3 अग्नि बता दिए उन्होंने। उसके बाद दोषों के कोष्ठ बता दिए। कोष्ठक क्रूरो मृदुर मध्यो मध्यस्त्यादय समयरपि। मतलब क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। मध्य कोष्ठ को सम कोष्ठ भी कहा है, या मध्य कोष्ठ को समदोष के समय भी जान सकते हैं। फिर उन्होंने प्रकृति बता दी। शुक्रार्थवस्थैर जन्मादो विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्र प्रकृतियो हीन मध्य उत्तमा पृथक। देखो उन्होंने पहले लाइन में यह बता दिया कि शुक्र और आर्तव जब एक साथ होते हैं तो जन्म के समय, जैसे विष कृमि में विष जन्म के समय आता है, जैसे सांप जब जन्म आता है तो जन्म से ही विष लेके आता है, तो जैसे ही विष जन्म से ही होता है, वैसे ही जो प्रकृतियां हैं वो जन्म में ही डिसाइड हो जाती है। वो 3 प्रकार की होती हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। 23 प्रकृति हो 3 प्रकार, उसमें भी उन्होंने हीन, मध्य, उत्तमा पृथक। वात प्रकृति को हीन बताया है, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति को मध्य और कफ प्रकृति को उत्तम बताया है। क्यों है? क्योंकि कफ प्रकृति कंट्रोल करना इजी है, वात प्रकृति कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। इसमें तीनों दोषों का एकत्र एक दूसरे पे कंट्रोल रहना सम प्रकृति है, जो श्रेष्ठ है। यहाँ पर धातु ये वर्ड दोष के लिए यूज हुआ है, क्योंकि समान साम्यावस्था में है, तो इसीलिए शरीर को धारण करते हैं, तो इसीलिए उसको धातु कहा गया है। समधातु समस्तासु श्रेष्ठा, तीनों दोषों को समान अवस्था में रखना श्रेष्ठ होता है, या श्रेष्ठ प्रकृति। और जो द्विदोषज प्रकृति है, जिसमें 2-2 दोषों को एक साथ किया गया है, वात पित्त वात कफ, तो वो निंद्य प्रकृति है, मतलब वो हीन प्रकृति है। उसमें ट्रीटमेंट देना या उसको कंट्रोल में रखना बहुत कठिन है। फिर उन्होंने दोषों के गुणों का वर्णन किया। वात के गुण, तत्र रुक्षः लघुः शीतः खरः सूक्ष्मः चलो अनिलः। रुक्ष गुण रफनेस, लघु गुण लाइटनेस, शीत गुण ठंडा या कूल। खर, खर मतलब रुक्ष मतलब, खर मतलब रफनेस, रुक्ष मतलब कोर्सनेस। सूक्ष्म मतलब छोटा या माइन्यूटनेस। चल मूवमेंट। ये अनिल के या वात के गुण उन्होंने बताए हैं। प्रकृति का श्लोक प्रिपेयर करना है। यस। पित्त के गुणों उन्होंने बोला पित्तम सस्नेह। आइडियली ये जितने भी श्लोक लिखे हैं सब आप अगर बाय हार्ट करो तो बेस्ट है। अगर आप ये भी श्लोक बाय हार्ट नहीं करते तो क्रिया में आपको अलग से प्रकृति सिखाई जाएगी, उसका श्लोक तो इंडिविजुअल प्रकृति का श्लोक है,
वो इंडिविजुअल प्रकृति का श्लोक अगर आप बाय हार्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा, ये श्लोक आप छोड़ सकते हो। पित्त, पित्त के गुण, पित्तम सस्नेह, ऑयलीनेस, तीक्ष्ण, शार्पनेस, उष्ण, हॉट या लघु, अगेन जैसे वात में लघु है वैसे लाइटनेस, विस्र पंजेंटनेस, सर फैलने वाला। कफ के गुणों में स्निग्ध, ऑयलीनेस, शीत ठंडा, गुरु भारी, मंद और स्लो, श्लक्षण, श्लक्षण इज मतलब जिसको क्या कह सकते हैं, स्मूथनेस, स्मूथ, मृत्स्ना, स्मूथनेस, मृत्स्ना, मृत्स्ना का मतलब है बहुत चिपचिपा, स्टिकी और स्थिर, स्थिर इज which doesn't change। दोषों के संसर्ग और सन्निपात बता दिए उन्होंने। संसर्ग सन्निपातश्च तत् द्वित्रिक्षय कोपतः। देखो एक ही लाइन में कितना कुछ बता दिया। द्वि होगा तो संसर्ग, मतलब जब दो दोष मिलेंगे तो उसको संसर्ग कहेंगे, टू इज कंपनी। तीन दोष मिलेंगे, तीन दोष मिलेंगे तो सन्निपात, तीन दोष मिलेंगे तो सन्निपात। नूतन लेक्चर लेने के पैसे मुझे मिलते हैं तो तीन दोष मिलेंगे तो सन्निपात। उसके बाद ये संसर्ग और सन्निपात जो हैं ये क्षय में भी दिखाई देते हैं और वृद्धि में भी दिखाई देते हैं। कोप का मतलब वृद्धि, तो क्षय में भी दिखाई देते हैं और वृद्धि में भी दिखाई देते हैं। तो दो दोषों का संसर्ग क्षय में भी हो सकता है, दो दोषों का संसर्ग वृद्धि में भी हो सकता है। अब यहाँ समझने का चीज ये है कि वात में संसर्ग कैसे होगा। वात के संसर्ग का ध्यान रखिए। वात का संसर्ग एक तो पित्त के साथ हो सकता है या कफ के साथ हो सकता है, लेकिन नॉट ओनली दैट। वात का संसर्ग, वात वृद्धि है और कफ का क्षय है तो भी संसर्ग हो सकता है। वात क्षय है और कफ की वृद्धि है तो भी संसर्ग हो सकता है। और ये संसर्ग जो है ये तीन ग्रेड में होगा, अल्प, मध्य और उत्तम। थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट जाएगा, बट वात जो है, लेट मी ड्रॉ इट एंड शो यू। ओके, सो दिस इज द समानावस्था ऑफ दोष। वात का उत्तम वृद्धि हुआ है और पित्त का मध्य क्षय हुआ है। दिस इज वन संसर्ग। वात का अल्प वृद्धि हुआ है, कफ का अल्प वृद्धि हुआ है। दिस इज अनदर संसर्ग। ओके, देन वात का उत्कृष्ट वृद्धि हुआ है, कफ का मध्य वृद्धि हुआ है। दिस इज अगेन वन संसर्ग। तो there are many permutations and combinations in संसर्ग and सन्निपात। सिमिलरली सन्निपात के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब वात की उत्कृष्ट वृद्धि, पित्त की मध्य वृद्धि और कफ का उत्कृष्ट क्षय। दिस इज वन कॉम्बिनेशन ऑफ सन्निपात। दिस इज वन कॉम्बिनेशन ऑफ सन्निपात। अदर कॉम्बिनेशन विल बी कफ का उत्कृष्ट क्षय, वात का उत्कृष्ट क्षय, सॉरी, वात का उत्कृष्ट क्षय और पित्त का भी उत्कृष्ट क्षय। तीनों दोष क्षय में है। दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ सन्निपात। तीनों दोषों की उत्कृष्ट वृद्धि। दिस माइट बी वन कॉम्बिनेशन ऑफ सन्निपात। तो सन्निपात के कॉम्बिनेशन या संसर्ग की कॉम्बिनेशन आपको समझ में आए, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द एग्जामिनर। सिंपल। ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वाइवा में अगर आपको ये पूछा गया संसर्ग और सन्निपात बताओ, तो एग्जामिनर के मुंह पे मारना चाहिए कि सर इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। सो इफ यू एक्सप्लेन दिस टू द एग्जामिनर, एग्जामिनर खुश कि भाई इसने बहुत अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझा है। सर, हाँ, will you please explain again?
The combinations of both संसर्ग and सन्निपात. देखो इसमें दो श्लोक, इसमें 3 श्लोक आते हैं बेसिकली। फर्स्ट श्लोक इज जो एनोटेशन नहीं जा रहा, फर्स्ट श्लोक वाला जो है वो ये वाला है, प्रत्येकम ते त्रिधा वृद्धि क्षय साम्य विभेदता। इसमें क्या बताया है कि हर दोष की 3 गतियां होती हैं। एक साम्य गति विच इज इक्विलिब्रियम, एक वृद्धि मतलब अपने नॉर्मल से बढ़ जाना, और एक क्षय मतलब अपने नॉर्मल से कम हो जाना। इतना समझ में आ गया? Yes sir. तो अभी वृद्धि और क्षय जो है वो हर एक अलग अलग इसमें होते हैं। मतलब वृद्धि कैन बी उत्कृष्ट वृद्धि, मध्य वृद्धि एंड अल्प वृद्धि। क्षय कैन बी उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय और अल्प क्षय। ये समझ में आया? Yes sir. ओके, तो इन्हीं दोनों श्लोकों को यहाँ अप्लाई करना है, इन्हीं दोनों श्लोकों को यहाँ अप्लाई करना है। तो इसका मतलब वात में कितने प्रकार की वृद्धि हो सकती है? वात में 3 प्रकार की वृद्धि हो सकती है, पित्त में 3 प्रकार की वृद्धि हो सकती है, और कफ में 3 प्रकार की वृद्धि हो सकती है। करेक्ट? उत्कृष्ट, अल्प और मध्य। वात में 3 प्रकार के क्षय हो सकते हैं, पित्त में 3 प्रकार के क्षय हो सकते हैं, और कफ में 3 प्रकार के क्षय हो सकते हैं। उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय और अल्प क्षय। तो ये 3 3 3 हो गए 9, और ये 3 3 3 हो गए 9। So we are going to arrange these 18 in combinations of 2 and 3 each. 2 and 3 each. अब समझो ये 3 का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उत्कृष्ट के लिए है, बीच वाला जो है वो मध्य के लिए है, और नीचे वाला जो है वो अल्प के लिए है। सिमिलरली ये क्षय का ऊपर वाला उत्कृष्ट के लिए है, बीच वाला जो है वो मध्य के लिए है, और नीचे वाला जो है वो अल्प के लिए है। तो नाउ वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू संसर्ग, मतलब 2 दोषों को एक साथ, 2 दोष एक साथ हो जाना इस संसर्ग। अब फर्स्ट वाला वात का उत्कृष्ट वृद्धि, क्यों नहीं आ रहा है ये? ओके, फर्स्ट वाला वात का उत्कृष्ट वृद्धि। हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैंने कलर बदल दिया, सॉरी, आई एम ऑल्सो न्यू ना। तो वात का उत्कृष्ट वृद्धि और कफ का, ये वात का क्षय है, तो कफ का उत्कृष्ट कफ का अल्प क्षय इज वन कॉम्बिनेशन। वात की मध्य वृद्धि और पित्त की मध्य वृद्धि इज अनदर कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इज संसर्ग, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इज सन्निपात। 3 मतलब एक चीज यहां से आएगी, एक चीज यहां से आएगी, और एक चीज यहां से आएगी। तो वात की उत्कृष्ट वृद्धि के साथ पित्त की उत्कृष्ट वृद्धि और कफ की उत्कृष्ट वृद्धि एक कॉम्बिनेशन होगा। वात की उत्कृष्ट वृद्धि, पित्त की मध्य वृद्धि, कफ की उत्कृष्ट वृद्धि दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। वात की उत्कृष्ट वृद्धि, पित्त की अल्प वृद्धि, कफ की उत्कृष्ट वृद्धि तीसरा कॉम्बिनेशन होगा। वात की उत्कृष्ट वृद्धि, कफ पित्त की उत्कृष्ट वृद्धि और कफ की अल्प वृद्धि चौथा कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कर करके जाएंगे तो सन्निपात के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, और 2 दोषों के कॉम्बिनेशंस करते जाएंगे तो संसर्ग के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अभी भी डाउट है? दीज आर ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो सीखा है, अभी भी किसी को डाउट है? No sir. ओके, समझ में आ गया. so this is annotated clear drawing. Okay, so this is संसर्ग एंड सन्निपात एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट दोष। तो दोष को खत्म करने के बाद दे हैव स्टार्टेड विथ
दोष को खत्म करने के बाद दे हैव स्टार्टेड विद धातु। एक और सर वेट हाँ बोलो। दोष के संसर्ग सन्निपात हैं तो उसके अंदर सिर्फ या वृद्धि या क्षय ही आएंगे या फिर उनकी साम्यावस्था भी आएगी? साम्यावस्था नहीं आएगी, बिकॉज साम्यावस्था इज नॉट पैथोलॉजिकल ना, उससे कोई डिसीज उत्पन्न नहीं होता। संसर्ग ओके ओके बात किस लिए है? ट्रीटमेंट के लिए है। जो नॉर्मल है उसको और क्या नॉर्मल करोगे? तो इसीलिए टू अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट सिर्फ संसर्ग और सन्निपात जो है वो, और साम्यावस्था में कुछ होता ही नहीं है। देखिए सेकंड श्लोक देखिए, उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिर्फ वृद्धि और क्षय में ही, सिर्फ वृद्धि और क्षय में ही, ये देखो उत्कृष्ट मध्य अल्पतया वृद्धि क्षयातपि। अब उन्होंने ऊपर साम्य लिखा है लेकिन नीचे साम्य नहीं लिखा, अंशांश में साम्य नहीं लिखा। जीरो के कोई फैसेट्स नहीं हो सकते, नियर जीरो या फिर 0.0 0.00 इज ऑल द सेम, बट 0.1 एंड 0.2 एंड माइनस 0.1 एंड माइनस 0.2 इज डिफरेंट, और 0.2 इज बिगर देन 0.1। बट जीरो के पीछे आप कितने भी जीरो लगाओ उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसलिए साम्य का कोई अंशांश कल्पना में ये ही नहीं है, बिकॉज इट हैज नो फैसेट्स, नॉर्मल इज नॉर्मल। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने संसर्ग और सन्निपात में सिर्फ क्षय और कोप का ही वर्णन किया है। देखो यहां भी क्षय और कोप, क्षय और वृद्धि का ही वर्णन किया है। फिर वो चलते हैं सप्त धातु पे। सप्त धातु जो है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अश्रुक मतलब रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु हैं, शरीर को धारण करते हैं, शरीर में दोषों को काम करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन बिकॉज दे वर्क विथ अ गुड और अ बैड बॉस, दे कैन बी विशिएटेड, या उसमें दोष घुस के उनको दूषित कर सकते हैं। इसीलिए इन धातुओं को दुष्य भी कहा गया है, इन धातुओं को दुष्य भी कहा गया है। और 3 प्रकार के मल बताए उन्होंने, मल, मूत्र, और 3 प्रकार के मल, मूत्र, शक्रुत और स्वेद। मूत्र इज यूरिन, शक्रुत इज स्टूल, स्वेद इज स्वेट। तो 7 धातु और 3 मल बताए। उसके बाद उन्होंने इन तीनों का ये बताया है, कार्य बताया है, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। प्रीणनम, जीवनम, लेपो, स्नेहो, धारण, पूर्णे, गर्भोत्पादश्च कर्माणि, धातु नाम क्रमशो विदु या धातु नाम परमम स्मृतम। ये मैंने अटेंडेंस की लिंक डाल दी है। सो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू गिव द अटेंडेंस। उसके बाद उन्होंने सामान्य विशेष सिद्धांत बताया, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। सामान्य से समान गुण की या समान दोष की या समान धातु की वृद्धि होती है। विशेष या विपरीत गुण से समान दोष की, समान गुण की, समान धातु का क्षय हो जाता है। फिर उन्होंने 6 प्रकार के रस बताए। रसः स्वादु आम्ल, स्वादु मधुर, आम्ल खट्टा, लवण नमकीन, तिक्त मतलब कड़वा, उष्ण मतलब तीखा, उष्ण को कटु भी कहा गया है, और कषाय रस। षट द्रव्यम आश्रितस्ते, ये 6 द्रव्य के आश्रित रहते हैं, द्रव्य के बगैर नहीं रह सकते। और एक से उसका पूर्व रस जो है वो ज्यादा बलवान है या शरीर को ज्यादा बल देता है। फिर इन 6 रसों का 3 धातुओं से रिलेशन बता दिया उन्होंने। पहले तत्राद्या, पहले 3 मारुतम घ्नन्ति, वात को कम करते हैं। त्रयस तिक्तादया कफम, तिक्तादि जो है वो कफ कम करते हैं। और कषाय, तिक्त और मधुर स्वादु, ये पित्त को कम करते हैं। और बाकी 3 मतलब बचे हुए बाकी 3 जो हैं वो बढ़ाते हैं। तो जैसे स्वादु आम्ल लवण अगर वात को कम करते हैं तो तिक्त उष्ण कषाय वात को बढ़ाते हैं। अगर तिक्त उष्ण कषाय कफ को कम करते हैं तो स्वादु आम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं। तो दिस इज व्हाट दे वांटेड टू से। फिर उन्होंने 3 प्रकार के द्रव्य बताए, शमनम, कोपनम, स्वस्थहितम। द्रव्यम इति त्रिधा, दोषों को कम करने वाला, दोषों को बढ़ाने वाला, और दोषों में ज्यादा मस्ती मजाक नहीं करने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, शरीर के धातुओं को पोषण करने वाला,
ऐसे 3 प्रकार के द्रव्य, शमनम, कोपनम और स्वस्थहितम। इसमें से शमन और कोपन द्रव्य जो हैं वो हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और स्वस्थ हित द्रव्य जो है वो स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए यूज करते हैं। फिर उन्होंने 2 प्रकार के वीर्य बताए, उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम। उष्ण और शीत, अब जहां पर रसभेदी अध्याय में वीर्य को डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, वहां वाग्भट 8 प्रकार के भी वीर्य बताता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आए कि वाग्भट ने कितने वीर्य माने हैं, तो उन्होंने इस अध्याय में जहां पर सूत्र रूप में, बेसिक रूप में सब चीजों का वर्णन किया है, वहां पर सिर्फ 2 ही वीर्य माने हैं, उष्ण और शीत। 3 प्रकार के विपाक, स्वादु, आम्ल और कटु, मतलब मधुर विपाक, आम्ल विपाक और कटु विपाक, ये 3 प्रकार के विपाक है। फिर 20 प्रकार के गुण बताए उन्होंने, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा, जिसके उलट है लघु तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष खर द्रव कठिन और चल। गुणाः सूक्ष्म विशदा, विशद के सूक्ष्म के अपोजिट स्थूल, विशद के अपोजिट पिच्छित। तो विंशति सविपर्ययः, ये 10 यहाँ इन्होंने बता दिए, और इनके विपर्यय मतलब उल्टे जो हैं उनको पकड़ के 20। रोग और अरोग के कारण बता दिए उन्होंने, काल, अर्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, ये रोग और रोग का कारण, और सम्यक योग जो है वो अरोग का कारण। मतलब कर्म में उन्होंने दोनों कर्म लिए हैं, तीनों कर्म लिए हैं, कायिक जो हम हाथ से, हाथ पांव से करते हैं, वाचिक मतलब बोलने का, हम बोलचाल में जो चीज करते हैं, किसी से बात करना, और मानसिक मतलब किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में सोचना। तो हम किसी के बारे में ज्यादा सोचे तो भी गलत है, किसी के बारे में बुरा बुरा सोचे तो वो मिथ्या योग हो जाता है, और किसी के बारे में कम सोचे तो हीन योग हो जाता है। रोग और अरोग में भेद बताए उन्होंने, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, अगर दोष समान अवस्था में है तो रोग नहीं है, और विषम अवस्था में है, बढ़े या कम हुए हैं, तो वो रोग का कारण या रोग का लक्षण देखा जा सकता है। रोग के भेद, भेद उन्होंने 2 प्रकार के बताए, निज और आगंतुज। निज और आगंतुज व्यवहारी एंड विकासी भी हैं, लेकिन ये गुण जो हैं, ये गुण यहाँ पर नहीं बताए। व्यवहारी और विकासी का मतलब यह है कि फैलने वाले, ज्यादा फैलने वाले, सरगुण में उनको लिया जा सकता है, सरगुण में उनको लिया जा सकता है। निज निज आगंतु विभागे न तत्र रोगा द्विधा मता, तो जिनके कारण बाहरी हैं और जिनके कारण अंदरूनी है। आगंतुक मतलब बाह्य कारण, निज मतलब अंदरूनी कारण। अंदरूनी कारण मतलब दोषों का प्रकोप, बाह्य कारण मतलब सैंडल की मार, फादर की मार, ठोकर, गाड़ी से टकरा जाना, ये सब बाह्य कारण है। लास्ट उन्होंने रोगों के अधिष्ठान बताए, काय मनो अधिष्ठानम अपि द्विधा। अधिष्ठान मतलब जिसमें रोग रहते हैं, तो एक सोमैटिक, एक साइकिक। काय मतलब सोमा शरीर, मन मतलब माइंड साइक। तो रोग 2 प्रकार, 2 जगह पर रहते हैं, काय और मन। मानस दोष उन्होंने बताए, मन के गुण 3 हैं, दोष 2 हैं। रज और तम ये मन के 2 दोष हैं, और 3 गुण कौन से हैं जिसमें सत्व ऐड जो हो जाता है, तो 3 गुण हो जाते हैं। ये गुण जो है वो शरीर में, जैसे शरीर में दोष होते हैं वैसे ही मन में गुण होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मन में कोई धातु नहीं होते, तो इसीलिए मन के गुणों के कोई लक्षण नहीं दिखते। जो भी लक्षण दिखते हैं वो उनके बर्ताव में दिखते हैं। देर आर नो फिजिकल सिम्टम्स विच आर विजिबल। मतलब अगर तम गुण बढ़ जाता है तो आदमी को आलस्य आ जाता है, दैट मे बी अ फिजिकल सिम्टम विच इज विजिबल, but because the basic reason is he is not interested in doing something. So a lack of interest is what is alas.
रोगी की परीक्षा 3 प्रकार से, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन मतलब देखना, स्पर्शन मतलब हाथ लगाना या पाल्पेशन करना, और प्रश्न मतलब रोगों से पूछना। तो ये पहले दो जो हैं वो वैद्य अपनी इंद्रियों से कर सकता है। प्रश्न से जो भी वही चीजें पूछी जाती है, समझी जाती है जो रोगी जो वैद्य अपने इंद्रियों को यूटिलाइज करके नहीं कर सके। फिर उन्होंने 5 प्रकार के निदान बताए। निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। निदान का मतलब कारण, पूर्वरूप का मतलब प्रोड्रोमल सिम्टम्स, लक्षण का मतलब कार्डिनल सिम्टम्स, उपशय का मतलब किस चीज डायग्नोस्टिक डिफरेंशियल एड्स फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और संप्राप्ति का मतलब द इंटरनल पैथोलॉजी। फिर उन्होंने देश के भेद बताए 2 प्रकार के, एक तो भूमि और देह। भूमि इज द प्लेस वेयर द पर्सन इज लिविंग, देह इज द पर्सन्स बॉडी। फिर भूमि के उन्होंने भेद बताए, जांगल, आनु और साधारण। जांगल वात भूइष्ठ होता है, वात प्रधान, आनु कफ भूइष्ठ, कफ प्रधान। साधारण में वात कफ दोनों सेम होते हैं। काल के भेद बताए, नित्यग और अवस्थिक। नित्यग मतलब जो आगे आगे जाने वाला, अवस्थिक मतलब जो अवस्थानुरूप चेंज होता है। औषध के भेद बताए, शोधनम, शमनम, जो ऊपर कोपनम और ये दिया था उसी के हिसाब से औषध के 2 भेद। एक शोधन मतलब जो पकड़ के दोष को शरीर से बाहर निकाल देता है, एक शमन मतलब जो शरीर में ही दोषों को ठीक कर देता है या दबा देता है। फिर उन्होंने दोषों की चिकित्सा बताई, शरीरजाणाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम। आई विल आंसर दिस क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। ये एक लेक्चर में ये कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। और what we will do is we will extend this meeting for one time. I am ending this meeting. Kindly log in again.